नमस्कार साथियों, आज फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का सब्जेक्ट फिजिक्स टोटल पीवाईक्यू 2014 से 2025 तक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द यूनिट फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि एप्सिलॉन नोट का आपसे क्या पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं ए बराबर के Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। के का वैल्यू क्या होता है, तो के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो के जगह मिटकाइए, इसको पुट कर दीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो यानी कि एप्सिलॉन नोट नीचे लिखा जाएगा। 4 पाई भी लिखा था लेकिन वो कांस्टेंट है तो उसको नहीं लिखेंगे। अब एप्सिलॉन नोट ऊपर कर दीजिए, काहे कि इसका हमको यूनिट निकालना है। Q1 इंटू Q2 ऊपर तरह करेगा। फोर्स उधर था तो इसको इधर ला लीजिए, फोर्स से, यानी कि उधर गुना में था, इधर भागा में आ गया, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो Q1 इंटू Q2 है, तो Q1 इंटू Q2 मतलब 2 चार्ज है, तो चार्ज का क्या होता है, कुलाम। तो कुलाम स्क्वायर हो जाएगा अपन फोर्स का क्या होता है, न्यूटन हो जाएगा। डिस्टेंस का स्क्वायर यानी डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या 2 है। तो देख लीजिए कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किस में है, तो ऑप्शन बी में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय। तो यानी कि पूछ रहा है कि जब टॉर्क कब पूछ रहा है कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रखा होता है, तो जो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, कितना एक्सपीरियंस करता है, तो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है P क्रॉस E साइन थीटा। P क्रॉस E साइन थीटा करता है। P क्या है, तो डाइपोल मोमेंट है। E क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। साइन थीटा तो जानिए रहे कि एंगल है। तो ये कौन सा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा किसके क्रॉस के फॉर्म में लिखते हैं, तो PE किस में है, P क्रॉस E किस में है, तो देखिए ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हो जाएगा, सेकेंड का ऑप्शन सी हो जाएगा, P क्रॉस E। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, इफ द एयर बिटवीन टू प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज डिस्प्लेस बाय ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी के देन इज। मतलब बोल रहा है कि एयर के जगह हम क्या कर रहे हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो उसका परमिटिविटी क्या होगा, तो इंक्रीज कर जाएगा के टाइम से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्या कहता है, टेम्परेचर इंक्रीजेज देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यदि टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, और बढ़ जाता है। और यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करिएगा, यहीं सेमी कंडक्टर रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वहाँ कम हो जाता है। तो यानी कि इसमें क्या बोला है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के साथ और बढ़ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 का ए, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर बोलता है कि किरचॉफ रूल इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ। किरचॉफ रूल इज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ। किरचॉफ रूल किसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होता है, किरचॉफ पॉइंट रूल पूछ रहा है। तो पॉइंट रूल पूछ रहा है तो पॉइंट रूल पर क्या हो जाएगा, चार्ज पर हो जाएगा। पॉइंट रूल को और किस नाम से जानते हैं, तो KCL किरचॉफ करंट लॉ के नाम से भी जानते हैं। किरचॉफ पॉइंट लॉ तो जानबे करते हैं। और किसको फॉलो करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल को फॉलो करता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल को फॉलो करता है। वहीं किरचॉफ सेकेंड लॉ यानी कि किरचॉफ लूप लॉ रहता, तो किरचॉफ लूप लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, उसको और KVL के नाम से जानता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाय। तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है, तो लॉरेंज फोर्स वह फोर्स होता है तो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक साथ रखिएगा। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि यहाँ सिचुएटेड है तो वह एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सपीरियंस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सपीरियंस करेगा। तो उसी को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो यानी कि एफ ही प्लस एफ
बी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, तो क्यू ई एक्सपीरियंस करेगा, प्लस मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, तो क्यू वी बी एक्सपीरियंस करेगा। दोनों में क्या हो जाएगा, क्यू को कॉमन ले लीजिए, ई प्लस वी बी किस में है, तो ऐसा आपको ऑप्शन डी में देखिए, डी में तो क्या हो जाएगा, डी है। जब क्यू को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ ई बचेगा और यहाँ वी भी बचेगा, तो ऐसा किस में ऑप्शन ऑप्शन डी में है। तो 6 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लोरेंज फोर्स समझ में आया ना। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ अगर एक्सपीरियंस करता है तो उसी को लोरेंज फोर्स करते हैं। लोरेंज फोर्स दोनों फोर्स को जोड़कर निकाला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, हेनरी इज ए यूनिट फॉर। हेनरी किसका यूनिट होता है, तो हेनरी किसका यूनिट होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस का होता है, तो सेल्फ रहे चाहे म्यूचुअल रहे, तो दोनों का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और म्यूचुअल इंडक्शन, और इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो फाइव बी बराबर क्या होता है, आई एल। फाइव बी बराबर क्या होता है, आई एल। तो आपको किसका यूनिट पूछा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का, यानी कि आई के। तो और इसको क्या कर सकते हैं, फाइव बराबर एल भी कर सकते हैं। फाई का होता है, तो फाई यानी कि वेबर हो जाएगा। और एल का क्या आएगा, मीटर, तो वेबर पर मीटर भी, अगर वेबर पर मीटर भी कहीं आए तो ये भी किसका है, हेनरी का ही। इसी को वेबर पर मीटर को ही क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 7 का हेनरी किसके लिए हो जाएगा, तो दोनों के लिए, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होगा, तो आप याद एगो रखिएगा, ट्रिक बता रहे हैं। रेडियो माई आई भाई यूवी एक गाना शेयर, यह फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बढ़ते क्रम में है और वेवलेंथ के घटते क्रम में। क्या बोले, रेडियो माई आई भाई यूवी एक एक गाना सीआर। तो आर से रेडियो हो जाएगा, एम से माइक्रोवेव होगा, आई से इंफ्रारेड हो जाएगा, यू से अल्ट्रावायलेट हो जाएगा, एक्स से एक्सरे हो जाएगा, जी से गामा रहेगा। ये किसके क्रम में है, तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में फ्रीक्वेंसी हो एनर्जी का, और वहीं वेवलेंथ का क्या है, घटते क्रम में है। तो इसमें आप देखिए, एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट रे है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है। तो पूछ रहा है कि किसका सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा, तो जो सबसे ऊपर होगा उसी का ना होगा। तो माइक्रोवेव देखिए सेकेंड पोजीशन पर है, तो इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का बात करें तो बाकी की तुलना में कम होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, माइक्रोवेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, व्हेन अ लेंस इज इमर्ज इन वाटर इज फोकल लेंथ। जब लेंस को वाटर में डाला जाता है तो उसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है, याद रख रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग फिनोमिनन एक्सप्लेन द लाइट। लाइट से कौन सा डज नॉट ट्रेवल इन जस्ट लाइक, मतलब कौन सा फिनोमिनन लाइट के द्वारा मतलब एक्सप्लेन नहीं होता है, वो डिसओबे करता है। तो देखिए जो डिफ्रैक्शन होता है वो डिफ्रैक्शन ओबे नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब लाइट स्ट्रेट पाथ पर गमन कर रही होती है तो उसमें कोई भी एकदम टीनी डेंस पार्टिकल आता है, तो वहाँ लाइट स्ट्रेट लाइन में न चलने के बजाय क्या होता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है। इसी बेंड के फिनोमिनन को डिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि लाइट सीधा रेखा में गमन करता है, लेकिन वहाँ क्या हो जाता है, हल्का बेंड हो जाता है। इसलिए यह लाइट का के द्वारा मतलब क्या हुआ, उसके मतलब हम तो मतलब यूनिवर्सल का कहा जाता है कि लाइट सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन डिफ्रैक्शन के फिनोमेना करता है कि नहीं, लाइट सीधी रेखा में गमन नहीं करती है। तो क्या किया, डिसओबे किया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्या है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। मैग्निफिकेशन क्या हो जाए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, तो ए बराबर होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। तो ऐसा किस में है, तो ऑप्शन सी में देखिए है, ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का। चलिए देखते हैं, जूम करते हैं थोड़ा सा। विच ऑफ द फ्लोइंग फिनोमिना एस्टेब्लिश द पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर से कौन सा फिनोमिनन एक्सप्लेन होता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसके साथ साथ और याद रखे रखिएगा कैम्पटन इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कैम्पटन इफेक्ट दोनों पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड बाई अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे? तो अल्फा रे और बीटा रे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, लेकिन गामा रे डिफ्लेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसका हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन बोरोन इज एडेड एज इम्प्योरिटी टू सिलिकॉन द रिजल्टिंग मटेरियल इज। तो बोरोन मतलब कह रहा है कि कोई सेमीकंडक्टर कितने प्रकार, सबसे पहले सेमीकंडक्टर कहते किसे हैं? तो जो कंडक्टर से कम है, इंसुलेटर से ज़्यादा, जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर दो प्रकार का होता है, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप क्या होता है? एकदम प्योरेस्ट फॉर्म होता है, इसमें इम्प्यूरिटी मिला हुआ होता है, लेकिन पेंटावैलेंट मिला हुआ होता है। इसमें कौन सा इम्प्योरिटी मिला हुआ होता है? पेंटावैलेंट। पी टाइप में कौन सा इम्प्योरिटी मिला हुआ होता है? ट्राईवैलेंट। पेंटावैलेंट कहने का मतलब कि वैसा मेटल या वैसा सब्सटेंस जिसका मतलब 5 संयोजकता हो। ट्राईवैलेंट कहने का मतलब जिसका 3 संयोजकता हो। तो जैसे कि बाल्गा इंटल, यानी कि ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट है उसमें फॉस्फोरस हो गया। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बाल्गा इंटल कहने का मतलब ब्रोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब यानी ट्राईवैलेंट। ग्रुप 3 के जितने भी एलिमेंट, तो ग्रुप 3 के एलिमेंट ग्रुप 3 के बोरोन क्या है? ग्रुप 3 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 3 का एलिमेंट किस में एडेड होते हैं? तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में। तो यानी कि जी पी टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या होता है? ट्राईवैलेंट ऐड होता है। ट्राईवैलेंट ऐड होता है, और बोरोन भी क्या है? ट्राईवैलेंट है। यानी कि ना कहीं बोरोन ऐड हो रहा है तो कौन सा सेमीकंडक्टर होगा? पी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। एन टाइप में पेंटावैलेंट ऐड होता है, याद रखे रहिएगा। जितना भी ग्रुप 3 का एलिमेंट होगा, यहीं ब्रोन का जगह अगर एल्युमिनियम भी रहता है, गैलियम, थैलियम, इंडियम जो भी रहता, तो कोई भी रहता तो कौन मारते? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर और 2014 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग गेट इज यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट कौन होता है? तो एनएनडी गेट होता है। ये ऐसे अभी टॉपिक से हटा दिया है, आएगा भी नहीं, लेकिन चलिए कर लेते हैं। अब चलिए अब चलते हैं 2015 में। 2015 का सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है? तो वोल्ट पर मीटर यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर हम लोग जानते हैं क्यू अपॉन ई। क्यू अपॉन ई। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन क्यू। फोर्स अपन क्यू। तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। और क्यू का क्या होता है? कूलाम। तो यानी कि न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम को और हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन का रूप ला, लेकिन पर कूलाम तो दिया नहीं है, वोल्ट के फॉर्म में दिया है। तो हम क्या करेंगे? ऊपरे भी मीटर से डिवाइड कर देंगे, नीचे भी मीटर से डिवाइड कर देंगे। तो न्यूटन मीटर कूलाम को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। वोल्ट बोलते ना है, और नीचे का मीटर है। तो यानी कि भागा के नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1। तो वोल्ट पर मीटर किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का कहीं ना कहीं ना आ गया ना। तो यही होता है ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सबका क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे भाइयों। ऐसा एक्सप्लेनेशन बहुत कम समय में कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आर रिलेटेड एज। तो -dv/dx, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, -dv/dx। यही मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पूछता है तो निगेटिव साइन हट जाता है यहाँ से। तो 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको डायरेक्ट, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लॉन्ग होता इसलिए इसका नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डबल इट कैपेसिटी। तो पूछ रहा है कि यदि डिस्टेंस को दोगुना किया जाता है तो उसका कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? A/ε0/d
क्या पूछा है कि डिस्टेंस को बोल रहा है दोगुना करने के लिए, तो डिस्टेंस को दोगुना करेगा यानी कि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ई क्या होगा, ई घटेगा तो कैपेसिटेंस 2 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। तो देख लीजिए 2 टाइम डिक्रीज किस में है, तो डी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा डिक्रीज 2 टाइम, डिक्रीज 2 टाइम, डिक्रीज 2 टाइम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज इट कंडक्टिविटी। तो ऊपर अभी तुरंत यही क्वेश्चन देखें, यही की देखिए रिपीट है, जब कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रजिस्टिविटी भी क्या होता है, तो टेम्परेचर के साथ रजिस्टिविटी भी इंक्रीज होता है। इफ टेम्परेचर ऑफ रजिस्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, कंडक्टिविटी पूछा है, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, तो रजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो कंडक्टिविटी सीधी सी बात है कि उसका डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो डिक्रीज करेगा, लेकिन कैसा डिक्रीज करेगा, लीनियरली डिक्रीज करेगा। यानी कि लीनियरली डिक्रीज का मतलब क्या हुआ कि ऐसा ऐसा ग्राफ होगा उसका, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज द बैलेंस विल ऑब्टेनेड एट। यदि पोटेंशियोमीटर को लेंथ को बढ़ाया जाता है तो बैलेंस पॉइंट विल बी ऑब्टेनेड, बैलेंस पॉइंट कहाँ होगा, द लार्ज लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ टर्न इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न बढ़ेगा उसका सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन, फेज डिफरेंस करंट एंड वोल्टेज इन एन सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। तो देखिए कैपेसिटेंस ओनली बोलेगा तब वो 90 डिग्री होगा, इंडक्टेंस अगर बोलता तब वो 90 डिग्री होता, लेकिन अगर रेजिस्टेंस ओनली बोलता तब 0 डिग्री होता। यानी कि कैपेसिटेंस इंडक्टेंस के में 90 डिग्री और रेजिस्टेंस में 0 डिग्री, यहाँ याद रखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 7 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लोइंग हैज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा। तो हम अभी तुरंत बताए थे कि रेडियो माई यूवी एक रेडियो माई आई भाई यूवी एक गाना CR, ये जो है रेडियो माई आई भाई यूवी एक गाना CR गामा गाना, तो सबसे कम किसका वेवलेंथ होगा, तो इधर से इधर वेवलेंथ क्या होता है, घटते जाता है, वेवलेंथ घटते जाता है, बताया था फ्रीक्वेंसी, बताया था कि बढ़ते जाता है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव का था, सबसे कम किसका रे, कॉस्मिक रे इसमें दिया नहीं, गामा रे दिया है, तो गामा रे जाएगा, गामा रे, तो गामा रे देख लीजिए कौन है, ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी है गामा रे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर 9 नंबर, इन अ वाइट लाइट स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस बाय डिस्पर्सन थ्रू अ प्रिज्म द रे इज डिविएटेड इज, कौन सा सबसे कम डेविएट होगा। तो हम जानते हैं कि जब स्पेक्ट्रम बनता है तो विबग्योर फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, विबग्योर फॉर्म होता है, तो विबग्योर सब फॉर्म होता है। तो जो रेड लाइट होता है वो सबसे कम डेविएट होता है, जो रेड लाइट क्या होता है, सबसे कम डेविएट होता है, याद रखे रहिएगा। कैसे याद होता है, तो याद रखिएगा ना, विबग्योर से, विबग्योर से मैंने सबसे शुरू में भी है, सबसे लास्ट में आर, और पूछा सबसे लीस्ट डेविएट था आर, सबसे ज़्यादा डेविएट पूछता तो वायलेट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलिए देखते हैं, डायोप्टर इज ए यूनिट ऑफ द, डायोप्टर किसका यूनिट होता है, तो पावर का होता है, पावर बराबर क्या होता है 1/f होता है, इसी को क्या लिख सकते हैं पर मीटर, और इसी को अदर टर्म में डायोप्टर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेन वेव फ्रंट इज ए पार्ट ऑफ, प्लेन वेव पार्ट किसका है, तो स्पेरिकल वेव फ्रंट का पार्ट है, तो ऑप्शन 11 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो 1 इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल का इक्वल होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ ऑप्शन ए दिया, लेकिन भाई गलत है, यहाँ ध्यान मत दीजिएगा, हम आधा आंसर करते रहता है बुक का, जो करा रहे हो देखिएगा। नेक्स्ट क्या, MU इज इक्विवेलेंट, 1 MU किसके इक्वल होता है, तो हम जानबे करते हैं कि 1 MU कार्बन समस्थानिक 1/12 भाग के इक्वल होता है। मैथमेटिकली की बात करें तो 1.66 × 10⁻⁻27 kg, तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वुएलन अलजेब्रा फॉर एन एनडीए गेट के लिए क्या हो जाएगा, तो ए डॉट बी रेकरिंग वाई हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू, सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके कारण होता है। देखिए भाई, सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है। जो सेमी कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों के कारण कंडक्टिविटी आता है। लेकिन जो एन टाइप का सेमी कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मेजर चार्ज कैरियर होता है होल की तुलना में, एन टाइप में। वहीं पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में यही उल्टा हो जाता है, उसमें होल ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है। याद रखे रहिएगा, ये भी क्वेश्चन आसानी से पूछ सकता है और आगे आपको मिलेगा भी। तो 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 2016 का पीआईक्यू चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 2016 का पीआईक्यू का सबसे पहला क्वेश्चन चलिए अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द यूनिट फॉर परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए क्वेश्चन पहले ऊपर भी कर चुके थे, क्या आया था, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट। एल्जेब्रिक पॉइंट में क्या मतलब, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक करंट का सम कितना होता है, जीरो होता है। इसको और किस नाम से जानते हैं, तो किरचॉफ करंट लॉ के नाम से जानते हैं। कौन सा लॉ फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करता है, याद रख रहिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड का जीरो हो जाएगा, क्योंकि एल्जेब्रिक सम कितना होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायर कैरी करंट 1 माइक्रो एम्पियर इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, then number of electron flowing per second through the wire। तो कितना हो जाएगा, यानी कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, वायर कैरी अ करंट, यानी कि कहीं ना कहीं आपको आई दिया हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा करंट। और का दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो जानते करते हैं, और देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलता है। हम जानते हैं फार्मूला, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्यू बाई टी होता है। आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। आई का वैल्यू हमको पता ही है, और क्यू की जगह हम क्या लिख लेंगे, एन ई अपॉन टी लिख लेंगे। टी लिख लेंगे, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है, एन ही होता है। तो एन आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा पर सेकेंड में, तो पर सेकेंड में कितना होगा, 0.625 इंटू 10 टू द पावर 30 होगा जब इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा। ध्यान रखिएगा यही फॉर्मूला पर बनेगा, आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू की जगह एन ई अपन टी लिख देंगे। आई की वैल्यू आपको पता ये है, क्यू का वैल्यू क्यू की जगह एन ई लिख लेंगे। एन आपसे पूछ रहा है, ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और टाइम कब देख सोचिएगा टाइम का वैल्यू, तो टाइम की वैल्यू नहीं क्या आएगा, पर सेकेंड अपने ही बोलिए दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर 2016 का पीआईक्यू का 4 नंबर क्वेश्चन है व्हेन एमीटर इज शंटेड इन मेजरिंग रेंज। जब अमीटर में सेंटेड को का संट क्या है, संट देखिए भाई एक डिवाइस है, ठीक, वो मतलब लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, उसको एज ए प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका जनरली यूज किया जाता है। तो जब इसको एमीटर में संटेड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका मेजरिंग पावर थोड़ा रेंज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, कम होने के कारण डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा, तो क्योंकि क्या हो, लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। मान लीजिए लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, लेकिन थोड़ा सा भी तो रेजिस्टेंस काउंट करेगा। और जबकि एक आइडियल एमीटर के लिए क्या चाहिए, आइडियल एमीटर के लिए हमें क्या चाहिए, एकदम जीरो रेजिस्टेंस चाहिए, एकदम जीरो रेजिस्टेंस। लेकिन ये लो रेजिस्टेंस थोड़ा ही डिक्रीज करेगा, क्योंकि क्या होता है, शंट थोड़ा सा लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। 5 नंबर ऑफ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इज लाइंग अलोंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेटिक बाई 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ऐसे तो हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी मैग्नेट है, कोई मैग्नेटिक फील्ड एरिया, ठीक, जब कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ है, मैग्नेटिक मोमेंट एम लाइंग अलोंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द वर्क इन रोटेटिंग 90 डिग्री पर कितना होता है। तो
कोई भी जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, वो भी 90 डिग्री पर बोल रहा था, 90 डिग्री पर रखा जाता है तो क्या हो जाएगा, तो उस समय तो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि टॉर्क एक्सपीरियंस करता है क्योंकि टॉर्क बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और 90 डिग्री बोल रहा था, साइन तो 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो एम बी ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वो ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, द वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन पूछा है ना, तो हाँ, तो वर्क डन का भी फॉर्मूला वही होता है, वहाँ कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 आ जाता है, यानी कि एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 आता है। फॉर्मूला याद रखी रहिएगा बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर नंबर तक हुआ था ना, 4 नंबर के बाद अब देख 5 नंबर का था ऑप्शन सी हो जाना होना चाहिए। 6 नंबर क्या है, द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव तो 1/√2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस कितना होता है, सी बराबर होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नोट होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when ray of light is passes from one medium to another medium, which of the following does not change the frequency remain होता है, बाकी वेव लेंथ रिफ्रैक्टिव सब चेंज, द डायमेंशनल ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, डायमेंशनल ऑफ प्लैंक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो m/2t-1 होगा। कैसे होगा, तो प्लैंक कांस्टेंट ई बराबर हम जानते हैं क्या चीज फॉर्मूला आता है, एच म्यू होता है, एच को ही क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, तो ई अपॉन म्यू हो जाएगा। ई का डायमेंशनल फार्मूला होता है m/2t-2, और म्यू यानी फ्रीक्वेंसी यानी t-1 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t-2 था तो उसको t-1 कर देगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा m/2t-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल तीनों को वही करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके अलावा सब कोई फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इन एटम इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज, तो बोल रहा है कि कौन इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो बोर मॉडल के अनुसार क्या था कि वही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर एंगुलर मोमेंटम NH/2 होता है या इससे ज़्यादा होता है, तो NH/2 क्यों इसमें है, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। ध्यान रखिए, वही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2 से ग्रेटर देन या इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, सेमीकंडक्टर, देखिए सेमीकंडक्टर का डिक्रीज करेगा, यही कंडक्टर रहता तो इंक्रीज करता, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर, द वूलन एक्सप्रेशन फॉर ओ आर गेट इज, वूलन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो A+B बराबर वाई हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो वेव आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रेडियो वेव स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर दोनों से रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि ऑप्शन डी दिया है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोएक्सियल केबल है जो बैंड विथ ऑफ, कोएक्सियल केबल के पास कितना बैंड विथ होता है, तो 750 गीगा हर्ट्ज होता है, 750 गीगा हर्ट्ज नहीं, 750 गीगा हर्ट्ज नहीं होता, इसमें 750 हर्ट्ज होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए तो पूरा 2016 का टोटल PYQ कंप्लीट हो गया। अब चलिए चलते हैं 2017 में। 2017 का सबसे पहला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, तो ये पहले पिछले साल का भी PYQ में देख चुके हैं, तो इसका यूनिट क्या होता है, किसका पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ना, तो ई बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन क्यू होता है, फोर्स अपॉन क्यू, तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, कूलम का क्या होता है, चार्ज होता है, तो न्यूटन पर कूलम किस में है,
तो यह देखिए इसमें ऑप्शन न्यूटन पर कूलम नहीं दिया हुआ है, न्यूटन पर कूलम नहीं दिया हुआ है, लेकिन देखिए वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है। तो न्यूटन पर कूलम में जब ऊपरे भी मीटर से डिवाइड कीजिएगा, नीचे भी मीटर से डिवाइड कीजिएगा, तो न्यूटन कूलम पर मीटर इतना का हो जाएगा, भी लिखते हैं इधर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन मीटर पर कूलम को क्या वोल्ट बोलते हैं। ऑप्शन पहला के क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। फोर्स पर न्यूटन तो होबे करता है, अरे न्यूटन पर कूलम तो होबे करता है, उसके अलावा एक और याद रखिएगा, वोल्ट पर मीटर। कैसे, तो अभी देखा है ना, ड्राइव मीटर मीटर से ऊपर नीचे दोनों डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an electric dipole of moment p is lying on along a uniform electric field is the work done in rotating the dipole। वर्क डाइपोल कौन, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वर्क डन, द वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी ई कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो थीटा 1 कितना एक एक एंगल दिया हुआ है, थीटा 1 भर 90 डिग्री। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कोस थीटा है ना जी, तो कोस 90 के वैल्यू क्या होता है, कोस 90 के वैल्यू तो कोस 90 का वैल्यू तो जीरो ना हो जाएगा, तो इसमें तो जीरो होना चाहिए था। द वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, ये डाइपोल मोमेंट, अच्छा डाइपोल मोमेंट पूछा था, डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा होता है। तो पी साइन 90 के वैल्यू बनते हैं, यानी कि पी डायरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस, थ्री कैपेसिटर है, अरे भाई ऐसे खाली क्यों करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इक्विवेलेंट। तो ध्यान रखिएगा, काची में बोल रहा है, तो कैपेसिटेंस कनेक्टेड सीरीज में बोला है। तो इसमें जो सीरीज होता है, तो ये वाला सीरीज नहीं कि C1 प्लस C2 सी C1 प्लस C2 ऐसा नहीं जोड़ देंगे। इसमें रजिस्टेंस का ठीक ऑपोजिट होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, C/N हो जाएगा इसमें। ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा रजिस्टेंस वाला से उल्टा होता है। तो C/N किस में है, तो ऑप्शन ए में देखिए है, ऑप्शन ए देखिए। C/N क्या है, नंबर ऑफ जितना बार जितना पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। C/A होता है सीरीज के लिए, सीरीज के लिए C/N होगा, पैरेलल के लिए NC हो जाएगा। याद रखिएगा उल्टा होता है इसमें रजिस्टेंस वाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, और एज टेम्परेचर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यदि टेम्परेचर बढ़ाता है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है भाई, इंक्रीज करता है, यही सेमीकंडक्टर का डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, टू सेल ऑफ EMF E1 and E2 आर इंटरनल रेजिस्टेंस एंड R2 respectively आर कनेक्टेड इन इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो क्या हो जाएगा, तो ई ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज E and मास m इज मूविंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज विल बी, कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज क्या है, ई है, तो ई है, यानी कहीं ना कहीं ये देखिएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पूछ रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, स्मॉल ई कैपिटल ई अपन एम होता है। ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। द इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट, तो इम्पीडेंस कितना होता है, तो अंडर रूट R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी देखिए 2017 का IPIQ है, पहला कि कौन सा नंबर है, 8वां नंबर क्वेश्चन है। बोलता है कि इफ़ द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड EMF देन द पावर फैक्टर, फेज डिफरेंस कितना था, cos फाई होता है, जानबे करते हैं। इन स्टेप ऑफ ट्रांसफ़र, कोई स्टेप ऑफ ट्रांसफ़र में नंबर ऑफ टर्न, यानी कि कोई स्टेप ऑफ ट्रांसफ़र होगा तो उसमें नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में ज़्यादा होगा कि सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होगा। तो जो पर होता है तो वहाँ 2 कॉइल लगा होता है, एगो यहाँ कॉइल होता है,
एगो यहाँ कॉइल होता है। इसको प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा है, स्टेप अप का मतलब आपको वोल्टेज बढ़ाना है। तो वोल्टेज तो यहाँ से इनपुट करेगा, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रहेगा तब ना बढ़ेगा। यानी कि N2 का ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ टर्न। तो N2 का नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा किस में, ऑप्शन बी में देखिए है। N2 का नंबर ऑफ टर्न N1 से ज़्यादा होना चाहिए, तब वोल्टेज बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव इज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो पैरेलली होता है ई क्रॉस बी का। अरे भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे ही नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ऐसे ऐसे होता है, ये तो क्या है, तीनों यानी कि तीनों म्यूचुअली है, तीनों तो 90 डिग्री पर है। तो क्या हुआ, पैरेलली ई क्रॉस बी हुआ, तो ऑप्शन डी होगा। ओसिलेट पैरेलली किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल। लेंथ ऑफ किसी भी टेलीस्कोप का लेंथ निकाला तो क्या करेंगे, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि लेंथवा जितना बड़ा रहेगा, मान लीजिए कि कोई टेलीस्कोप है, तो एक लेंस ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ यहाँ रहेगा, आई पीस लेंस यहाँ रहेगा, तो इसके बीच के जो दूरिया रहेगा वही ना ट्यूबवा की दूरी होगा, यानी कि जो देखने वाला टेलीस्कोप होगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, तो एफ ओ प्लस एफ ही इसमें। तो ऐसा आपको देखने को ऑप्शन सी में मिलता है, ऑप्शन सी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा एच। तो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर हम जानते हैं एच म्यू होता है, एच म्यू होता है। म्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लेमडा लिख सकते हैं। तो सी अपॉन लेमडा किस में, ई और एच सी अपॉन लेमडा ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, बीटा पार्टिकल आर फास्ट मूविंग। बीटा पार्टिकल किससे फास्ट मूविंग करता है, बीटा पार्टिकल किससे फास्ट मूविंग करता है, तो इलेक्ट्रॉन से फास्ट मूविंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 2017 का, व्हेन अ फॉरवर्ड बाइस इज अप्लाई टू अ पीएन जंक्शन इज। पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में क्यों अप्लाई किया जाता है, जो मतलब क्यों अप्लाई किया जाता है, नहीं मतलब जब फॉरवर्ड बस से अप्लाई किया जाता है पीएन जंक्शन में, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि पीएन जंक्शन बोलते किसे हैं। तो मान लीजिए कि पी है, ई है, जब ये दोनों पी एन जंक्शन में, यानी कि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का चार्ज कैसा, मतलब पी टाइप में क्या होता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, पी टाइप में होल डोनर होता है। और जब दोनों को मिला जाता है तो जो क्षेत्र बनता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे अरेंज हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। और यहीं से पी एन जंक्शन का मतलब फॉर्म होता है, बीच वाला क्षेत्र कहलाता है। तो बोल रहा है कि जब फॉरवर्ड भी बाइस होगा, फॉरवर्ड बाइस में क्या करते हैं, फॉरवर्ड बाइस चार्ज से और एन जंक्शन को निगेटिव टर्मिनल, एन जंक्शन को निगेटिव टर्मिनल ना, निगेटिव इधर पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसे कनेक्ट करते हैं, इसे निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जब पी को पॉजिटिव चार्ज और एन जंक्शन को निगेटिव चार्ज के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो फॉरवर्ड बाइस किया जाता है। इसमें क्या होता है, तो पोटेंशियल बैरियर लोअर होता है, ऑप्शन लोअर द पोटेंशियल बैरियर तो लोअर होबे करता है। इसके साथ साथ ये भी होता है, डिप्लेशन लेयर भी डिक्रीज कर जाता है। रेज द पोटेंशियल, ऑप्शन ऐसे इसका डी होना चाहिए, डी ऐसे दिख नहीं रहा है। डी में होगा डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर का होता है, वो क्या हो जाता है, घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो चलिए अब चलते हैं 2008 के पीवाईक्यू में। 8 को कर रहे हैं 2018। एक क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछे नहीं जाते हैं, ऑप्शन डी, यानी कि इसमें नन ऑफ दी हो जाएगा, क्या डिप्लेशन लेयर इसमें डिक्रीज करता है, तो इसमें डिप्लेशन लेयर तो है ही नहीं है। डिप्लेशन लेयर भी डिक्रीज करता है, और इसमें इसके साथ साथ एक चीज़ और अथी करता है, जो अभी याद, शायद हमको याद नहीं आ रहा है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एन इंडिकेट। तो
ए डॉट बी रेकरिंग वाई, ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन ये वाला टॉपिक हटा दिया है जी, इसको पढ़िएगा तब वो याद रखिएगा तब वो ठीक है, नहीं याद रखिएगा तब वो ठीक है। नेक्स्ट अब 2018 के PIQ में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकूलम इच प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम इज कितना हो जाएगा? तो 9 × 10⁻⁻7 जूल हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? तो देखिए आपको क्या दिया हुआ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा, 2 पॉइंट चार्ज दिया है, 2 पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकूलम, यानी कि Q1 एंड Q2 का वैल्यू आपको दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? तो 1 × 10⁻⁻6 दिया हुआ था, -6 कूलम। और डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस भी कितना दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है इन वैक्यूम। तब आपसे क्या पूछ रहा था? तब आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला याद रख ले रही है, बन जाएगा क्वेश्चन आसानी से। तो K Q1 × Q2 अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर नहीं, खाली यहाँ आर होता है, K Q1 × Q2 अपॉन आर। यही पोटेंशियल एनर्जी का इलेक्ट्रोस्टैटिक में फार्मूला होता है, याद रख रहिएगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकता है। क्या होता था? K Q1 × Q2 अपॉन आर, आर का स्क्वायर नहीं, केवल आर, यही होता है फार्मूला। इसी फार्मूला पर जब उसको इस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन को बैठाइएगा तो आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? 9 × 10⁻³ जूल। समझ में आया ना? क्योंकि K Q1 × Q2, तो Q1 × Q2 का वैल्यू पता है, K कांस्टेंट है ही है, और फिर नीचे डिस्टेंस 1 मीटर दी है तो आपको पता ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकल जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला U बराबर क्या होता है? पोटेंशियल K Q1 × Q2 अपॉन, देखिएगा डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं, केवल डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ तो क्या हो जाएगा? पहला का ऑप्शन सी हो जाएगा। 90 पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर बराबर, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ कंडक्टर द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जूल कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ई इज। तो क्या हो जाएगा? करंट डेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? फॉर अ कंडक्टर द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी बराबर क्या होता था? करंट डेंसिटी में हम लोग कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को गुना कर देते थे। जो करंट डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा? तो गुना कर दीजिए। ये तो ऐसे तो साफ साफ ऑप्शन बी में दिख रहा है जी, कि जब कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को गुना किया जाता है तो क्या निकल के आता है हमको? यानी कि इसका जो प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है? वही रिलेटेड करंट डेंसिटी होता है। वही क्या होता है? रिलेशन करंट डेंसिटी। ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखे रहिएगा यहाँ की गुना करना होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी ऑफ प्लेटिनियम 0.01 इट्स रिलेटिव परमिबिलिटी। तो रिलेटिव परमिबिलिटी, तो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी बराबर फार्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी बराबर फार्मूला आता है, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी ऑफ प्लेटिनियम दिया हुआ है, इस रिलेटिव परमिबिलिटी पूछ रहा है। तो रिलेटिव परमिबिलिटी, तो रिलेटिव परमिबिलिटी का फॉर्मूला लगा, तो म्यू आर बराबर होता है 1 प्लस मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी को ऐसे एक्स के जैसा दिखाता है ना, तो 1 प्लस कितना दिया हुआ था? 0.001 दिया हुआ था, तो 0.001, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 1.001 कितना है? 1.001 होगा, तो ऑप्शन सी में है। ऐसा देखने का किस में है? ऑप्शन सी में है। होता है मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी में जब 1 जोड़िएगा तो आपको क्या आ जाएगा? रिलेटिव परमिबिलिटी आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रख रहिएगा कि रिलेटिव जो परमिबिलिटी का जो फार्मूला होता है 1 प्लस मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी रहता है। मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी जितना दिया रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज। म्यूचुअल इंडक्टेंस के डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो हम जानते हैं 5E बराबर क्या होता है? आई एल। आपको आई का डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा था, दोनों गुना हो जाएगा, 5 × L हो जाएगा। तो वेबर इंटू पर मीटर, तो वेबर इंटू जब पर मीटर का
डायमेंशनल फार्मूला निकालिएगा तो लेंथ का तो जानिए रहे हैं कि क्या होता है, मीटर होता है, लेकिन वेबर का क्या होता है, तो वेबर का होता है ml/2, अरे ml/t-2 और एक लेंथ और ऐड हो जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ml/t-2 ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फार्मूला याद रखे रहिएगा, आराम से हो जाएगा। फाइव बराबर I/L। ओके, I/L यहाँ से आसानी से इंडक्टेंस का फार्मूला अरे इंडक्टेंस का यूनिट लिख लीजिएगा, यूनिट के बाद फिर डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिएगा, उतना होगा। लेंथ का होता है मीटर, मास का होता है केजी का एम होता है, टेम्परेचर का थीटा होता है, टाइम का टी होता है, ऐसे करके उतना तो आपको खुद करना पड़ेगा, तो नहीं निकालना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन सीरीज LCR सर्किट L बराबर 8H, C बराबर 0.5 मिलीमीटर एंड R बराबर 100 ओम द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है तो 1/2 अंडर रूट LC होता है, तो आपको L का वैल्यू भी दिया हुआ है, C का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं निकल जाएगा, आसानी से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए। 1/2 अंडर रूट LC फार्मूला याद रखे रहिएगा, फार्मूला 1/2 अंडर रूट LC रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। फिर से लिख दे रहे हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है 1/2 अंडर रूट LC होता है। इसमें वैल्यू पुट करिएगा तो जो आपका ऑप्शन आएगा वो C आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर रिलेटेड एज। मैग्नेट कैसे रिलेटेड होता है, तो CB0 हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे, CB0, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लाइट वेव ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर क्या है, रेयर मीडियम है, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम में वेवलेंथ डिक्रीज कर जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मोमेंटम ऑफ फोटोन फ्रीक्वेंसी इज भी, मोमेंटम फ्रीक्वेंसी जब भी होगा तो क्या होगा, तो यार कुछ नहीं, मोमेंटम फ्रीक्वेंसी के टर्म में पूछते हैं तो यहाँ HV/C हो जाता है, HV/C हो जाता है, ऑप्शन ए। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है, ध्यान रखिएगा। अगर किसके टर्म में पूछ जाए, अगर फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है या म्यू दिया हुआ है, इसको भी पढ़िए या म्यू पढ़िए, आपके ऊपर है, हम तो अभी भी पढ़ रहे हैं। HV/C हो जाएगा, P बराबर HV/C। देखिए बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है, याद रखे रहिएगा। अगर फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है तो मोमेंटम क्या होगा, तो P बराबर HV/C हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फोटो electric cutoff of voltage in a certain experiment is 1.5 volt. The maximum kinetic energy of emitted photoelectron is। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, V0/E। V0 क्या है, तो V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और ई तो जानिए रहे इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 1.5 देवे किया है। जब 1.5 को 1.6 से गुना कीजिएगा तो 2.4 × 10⁻19। यहाँ फार्मूला याद रखे रहिएगा, फार्मूला मेन क्या था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो V0 × E। V0 क्या है, एटॉमिक पोटेंशियल, E इलेक्ट्रॉन, और ई तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो नहीं रहा है, और गुना कर दीजिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.5 दिया हुआ था और इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 है, गुना कीजिएगा तो ऑप्शन सी आ जाएगा, 2.4 × 10⁻19 जूल। फार्मूला हम आपको सब बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम न्यूक्लियस देयर आर। तो देखिए नीचे वाला जो होता है ना, जो 88 लिखा हुआ है, वो क्या होता है, प्रोटॉन होता है। जो 88 लिखा हुआ है वो क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन देखिए 88 किस में है, तो ऑप्शन बी में देखिए है,
ऑप्शन बी में प्रोटॉन 88 है। और जो नीचे वाला रहता है वही याद रख रहिएगा कि एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? तो प्रोटॉन के इक्वल, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 88 प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला तो जानिए रहे होंगे कि जितना एटॉमिक मास दिया है उसमें से प्रोटॉन को घटा दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। 226 है, 226 में से 88 घटाइएगा तो 138 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजोरिटी ऑफ चार्ज कैरियर। एन टाइप में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन मेजर होता है, इलेक्ट्रॉन मेजर। पी टाइप में क्या होता है? तो अगर पी टाइप पूछता है तो होल मेजर होता है। एन टाइप पूछा है तो इलेक्ट्रॉन मेजर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का 12वां नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग गेट इज यूनिवर्सल गेट? तो एन इंडिकेट जनते करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस कन्वर्ट मैसेज सिग्नल इनटू अ कोवलेंट इलेक्ट्रिक सिग्नल? तो ट्रांसड्यूसर होता है उस सिग्नल, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन मैसेज होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ट्रांसड्यूसर। ऑप्टिकल फाइबर है जो विथ ऑफ, तो 100 गीगा विथ होता है, हज होता है 100 गीगा विथ। तो इस तरह से 2018 का PIQ ख़त्म हुआ साथियों। अब चलते हैं 2019 में इंटर करते हैं। 2019 में 2019 में 2019 का सबसे पहला क्वेश्चन है, द पॉइंट चार्ज +3 माइक्रोकुलम एंड +4 माइक्रोकुलम रिपल ईच अदर विथ अ फोर्स 10 न्यूटन गिवन है एडिशनल चार्ज ऑफ 6 माइक्रो, देन द न्यू फोर्स। तो न्यू फोर्स इसमें जो आएगा ना भाई, सॉल्व करिएगा तो 75 न्यूटन आता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया है 75 न्यूटन, जो कि गलत है। 75 न्यूटन आता है, सॉल्व कीजिएगा। तो कैसे आता है तो हम बता देते हैं। ये बराबर आगे फार्मूला निकाल लगाइएगा, के Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्ज का वैल्यू आपको दिया हुआ है। फिर क्या बोलता है एफ डैश में कि 6 कूलम, एफ डैश में 6 कूलम दोनों में जोड़ कर निकालिएगा। फिर एफ अपॉन एफ डैश का रेशियो निकालिएगा। एफ अपॉन एफ डैश का रेशियो, एफ अपॉन एफ डैश का रेशियो निकालिएगा तो कितना आएगा? 75 न्यूटन के इक्वल आता है। 75 न्यूटन के इक्वल हम सॉल्व करके देखें। यहाँ तक टाइम बहुत कम इसके चलते नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा इसमें चारों ऑप्शन गलत है और फार्मूला यही फार्मूला पर बनेगा। पहला के Q1 इंटू Q2 इंटू अपन डिस्टेंस का लगाइए। फिर एफ डैश में 6 मतलब कूलम चार्ज बढ़ा कर लेके निकालिए और फिर दोनों के रेशियो निकाल दीजिए, एफ डैश अपन एफ। तो जो रेशियो आता है वो 75 न्यूटन का आता है, फोर्स का आता है ऑप्शन। इसमें मतलब 75 याद रख रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर 2019 का, 2 कॉपर वायर ऑफ लेंथ L and 2L हैव रेडियाई R and 2 आर रिस्पेक्टिव द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो 1:1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है? R बराबर रो L अपॉन A होता है। फिर आपको का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रो का रेजिस्टेंस पूछा है। रो का रेजिस्टेंस, रो इधर रहेगा तो R/L इंटू A हो जाएगा। तो शुरू में फर्स्ट वाला में क्या दिया होता है? फर्स्ट में दिया है R/L/A, तो यानी कि तो हो जाएगा। लेकिन R जो रो डैश निकालिएगा उसमें क्या है? R/2R कर दिया है और L/2L कर दिया है। तो जब निकालिएगा तो क्या होगा? तो R/L इंटू 2L ऊपर चला जाएगा, 2R नीचे आ जाएगा। तो देखिए R से R कट जाएगा, L से L कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कहीं ना कहीं 1:1 आ गया, 1:1 आ गया। तो ऑप्शन इसका सॉल्यूशन देख लिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2019 का PIQ थर्ड नंबर। चलिए देखते हैं तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, जूम कर लेते हैं तो देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म विच ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू n इक्वल पार्ट, दिस पार्ट देन कनेक्टेड पैरेलल विच अदर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज।
तो यूनिफॉर्म वायर रेजिस्टेंस है जिसको एन इक्वल पार्ट में काटा गया है, पार्ट ऑफ कनेक्टेड इन पैरेलली अरेंज है विच अदर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हो जाता है आर अपन एन होता है। हम जानते हैं 1/r इक्विवेलेंट पैरेलल के कंडीशन में 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r डैश होता है। कहीं ना कहीं क्या आता है कि कहीं ना कहीं आर इक्विवेलेंट या नीचे आर इक्विवेलेंट अगर ऊपर जाएगा बाटा के ऊपर तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट बराबर आपको आ जाएगा कि R/N। तो ऐसा किसमें ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी R/N, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना भाइयों, देख रहे हैं पूरा अच्छा नहीं दिख रहा है, रेड कर लेते हैं, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रख रहिएगा, यही अगर सीरीज का रहता तो NR, अगर पैरेलल के है तो R/N। ठीक, याद रख रहिएगा। रेजिस्टेंस में और वहीं कैपेसिटेंस में उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन इंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला विथ वेलोसिटी 4×10⁸ मीटर्स पर सेकेंड एंड राइट एंगल टू द फील्ड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन इज प्रोटॉन। वही मैंने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ तो बराबरी होता था। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है और प्रोटॉन का चार्ज दिया हुआ है। तो आप इस फार्मूला लगा लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्यू, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर QVB साइन थीटा, क्यू का वैल्यू पते है, वेलोसिटी पते है, बी पते है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री देवे किया है। तो फोर्स नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। जब फोर्स निकलिएगा तो 3.3×10⁻⁻11 न्यूटन आ जाएगा। हम आपको फार्मूला सब बता देंगे, अगर आपको मन होगा बनाना तो उस पर बना लीजिएगा। यहाँ टाइम नहीं है तो हम सॉल्यूशन करके भी दिखाते हैं। याद रख रहिएगा कि किस पर बनेगा, ये बराबर QVB साइन थीटा पर बनेगा, QVB साइन थीटा पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। इंडक्टेंस हम शुरू में ही बोले थे कि अगर इंडक्टेंस रहे या कैपेसिटेंस रहे तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री, और वहीं अगर रजिस्टेंस ओनली रहे तो 0 डिग्री। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ VG Vx एंड VM आर द स्पीड ऑफ गामा रे एक्सरे, मतलब किसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है उसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है। वेलोसिटी ऑफ गामा रे है, वेलोसिटी ऑफ एक्सरे है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन क्यों हो जाएगा, क्योंकि गामा रे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है तो इसी का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, फिर एक्सरे होगा। इसमें ध्यान रखिएगा, मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसी का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, ओके, ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर एक्ट, ऑप्टिकल फाइबर किस पर एक्ट करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर TIR पर इफेक्ट, TI टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिनन पर काम करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। TIR पर ऑप्टिकल फाइबर कौन सा इफेक्ट होता है, TI टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, तो जो सिग्नल हम लोग को मिलता है ऑप्टिकल फाइबर के जरिए इतना फास्ट मिलता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर इतना फास्ट रिफ्लेक्शन होता है ना कि मत पूछिए, इतना फास्ट होता है। इसलिए इसका उपयोग सिग्नल इस सबको ट्रांसफर करने में यूज किया जाता है। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंस आर 0.3 एंड 0.3 में द इन नॉर्मलाइजेशन द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ डिस्टेंस पूछ रहा है ऑब्जेक्ट और आईपीस लेंस के, तो यानी कि कहीं ना कहीं लेंथ का टेलीस्कोप टिप का लेंथ पूछ रहा था, तो क्या कर देते हैं, FO+F ही कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 0.35 आ जाएगा, क्योंकि एक 0.30 एक 0.05, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फ्लोइंग फिनोमिना शो दैट द लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। लाइट ट्रांसवर्स वेव है किसके अनुसार, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट के अनुसार। यही इसी से प्रूव हुआ था पोलराइजेशन ऑफ लाइट से, लाइट कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इफ बोथ द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट आर डबल देन द सेचुरेशन क्या हो जाएगा, तो ये भी डबल हो जाएगा। Which spectral slit of hydrogen spectral line in the visible region of electromagnetic spectrum। विजिबल रीजन में बामर होता है, बामर, ये याद रख रहिएगा कि एक ट्रिक है इसका याद रखने का कि ले बालम पहले बियर पी, तो ले बालम पहले बियर पी, तो एल से लाइमन सीरीज, बी से बामर सीरीज, पी से पाचन थ्री, बी से ब्रैकेट थ्री, पी से फंड सीरीज। तो लाइमन सीरीज सबसे ऊपर है, तो ऊपर से याद रखिए अल्ट्रा वायलेट यूज, मैंने ऊपर से अल्ट्रा वायलेट। फिर बामर सीरीज है, तो कोई बामल इसको मतलब अभी याद रख लीजिए। बामर सीरीज कई बार नीट में भी पूछ चुका है, जैक बोर्ड में भी पूछ पे करेगा कि जो बामर सीरीज होता है विजिबल रीजन में होता है। विजिबल रीजन कहाँ होता है, तो बामर सीरीज में जो स्पेक्ट्रम बनता है वो विजिबल रीजन होता है, ठीक। और लाइमन सीरीज में अल्ट्रा वायलेट है, बाकी में इंफ्रारेड, याद रख रहिएगा। ऑप्शन बी, अरे ऑप्शन बी करें, बाम ऑप्शन ए ना होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का रेडियस का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, आर बराबर 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। तो यानी कि एन स्क्वायर 0.53, तो यहाँ कॉन्स्टेंट, अगर कांस्टेंट मत मानिए 0.53 को, क्योंकि इसके अनुसार कितना दिया हुआ, फर्स्ट का दिया है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, तो देन द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट क्या होगा, तो हम देखें कि अभी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एन कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, तो यानी कि 4 हो जाएगा। फर्स्ट का दिया हुआ है 5.3 इंटू 10⁻⁻11, तो 4 से गुना कर दीजिए एकरा में, तो 5 20, तो दो केकरा में भाई, तो ऑप्शन बी में, ये तो ऐसा ही बन जाएगा। एकरा में कोई दिमाग नहीं लगाना था, हम जानते हैं कि रेडियस बराबर क्या होता है 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, यानी कि एन का स्क्वायर होता था, सेकेंड एन बराबर 2 दिया था, तो एन का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फर्स्ट ऑर्बिट का आपको देवे किया है, तो 4 से गुना कर दीजिए ओकरा में आप, तो 4 5 20, 20 देखिए सीधी सी बात, दूसरी स्टेट कौन है, तो ऑप्शन बी। नहीं तो आपको बना के भी देखना होगा, तो बना लीजिएगा, फॉर्मूला यही रहेगा, आर बराबर 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एक पर बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग, तभी तुरंत देगा तो मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग गामा रे का सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है, ऑप्शन सी हो जाए, ऑप्शन सी 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 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियम इज डोपेड इन सिलिकॉन एज इम्प्योरिटी रिजल्टिंग मटेरियल इज, तो इंडियम कौन सा है, यानी कि ट्राई वैलेंट है। ट्राई वैलेंट किस में यूज किया जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। और एन टाइप में क्या होता है, पेंटा वैलेंट। इंडियम क्या है, इंडियम क्या है, ट्राई वैलेंट है। कैसे ट्राई वैलेंट है, तो क्योंकि ग्रुप 3 में बिलोंग करता है। फोटोडायोड फंक्शन इज, फोटोडायोड फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, तो फोटोडायोड फंक्शन रिवर्स बीएस फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है, रिवर्स बीएसएच फंक्शन होता है। चलिए 2019 का भी पीआईक्यू ख़त्म हो गया, अब 2020 में आते हैं। अब थोड़ा फास्ट करेंगे ना, टाइम को भी देखना है। पहला क्वेश्चन, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब होता है, कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब होता है, जब वो क्या किया होता है, जब किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास क्या आता है, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
If a uniform wire of resistance 16 ohm is cut into 4 equal part and attached in parallel combination the equivalent resistance, तो कह रहा है कि कोई 16 ओम का रेजिस्टेंस है, उसको 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया है, यानी कि 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया था, यानी कि कितना होगा रेजिस्टेंस आर बराबर आपके पास 4 ओम आ गया। फिर इस चारों को पैरेलली अरेंज कर दिया गया, पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया है। तो 1 2 3 4 कनेक्ट कर दीजिए। जब कनेक्ट करिएगा और क्या पूछा है, जब आर इक्विवेलेंट निकालिएगा तो कितना आएगा, तो आर इक्विवेलेंट निकालिएगा 1/r इक्विवेलेंट निकालिएगा, तो 1/r इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए क्या होता है, तो r/n होता है, इसे ही याद रखिएगा। तो r का वैल्यू कितना दिया हुआ था 4, और के नंबर ऑफ टर्न मतलब के बार था तो 4 बार, तो 4 4 कट जाएगा, 1/1 आ जाएगा, 1:1, जिसमें आंसर होगा वही होगा 1:1, चाहे 1 ओम। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, सेकेंड का ए। कैसे होगा समझ, टेंस होगा था और बोला कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड था, 4 से भागा कर दिए तो 4 ओम आया। चारों को जब पैरेलली कनेक्ट कर दीजिए तो पैरेलली का आर इक्विवेलेंट बराबर पैरेलल के लिए होता है r/n, डायरेक्ट फार्मूले होता है, इसे ही याद रख लीजिए। तो आर का वैल्यू 4 था, सब कितना रजिस्टेंस, सब में 4 बह रहा था, के गो था तो 4 गो था, तो 4 4 काट दिए तो 1 ओम नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किर्चॉफ पॉइंट रूल इज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ, तो चार्ज पर अब यही प्रिंसिपल अगर लूप लो रहता तो वहाँ एनर्जी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लॉन्ग पैरेलल व्हीच आर कैरिंग करंट 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन एट पैरेलल 1 अपार्ट द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो कितना फोर्स अट्रैक्शन भी होता है, तो F/d बराबर जो फार्मूला होता है μ0 I1 इंटू I2 अपॉन 2πd होता है, 2πd आपको म्यू का वैल्यू होता है कितना 4π इंटू 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻⁷। म्यू का वैल्यू पता है, I1 इंटू I2 1 एम्पियर देवे किया है, और डिस्टेंस भी 1 मीटर देवे किया था। फोर्स नहीं निकल जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो कितना आ जाएगा, तो निकालिएगा। तो सही देखिए ना, उतना ध्यान मत लेंगे, नीचे 2π है, ऊपर पाई से 2π कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 2 से शुरू कौन करें, 2 को ऑप्शन है, तो यानी कि ए ना तो बी होगा, ए ना तो बी होगा, ए ना तो बी होगा। लेकिन जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन आएगा 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। फार्मूला आपको बता दिए किस पर बनेगा, तो μ0 I1 इंटू I2 अपॉन 2πd। कब लगता है, तो जब दो करंट कैरिंग वायर सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होते हैं तो जो उनके जो फोर्स लगता है तो वो किसके इक्वल होता है, तो μ0 I1 इंटू I2 अपॉन 2πd के इक्वल होता है, ऑप्शन ए। फार्मूला हम सब बता दे रहे हैं आपको, आप बनाना होगा, घर बना लीजिएगा, वैल्यू पुट करना है केवल आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन द रेजिस्टेंस होने, तो रेजिस्टेंस होने में 0 डिग्री हो जाएगा। पहले भी बता चुके हैं कि कंडक्टियंस और इंडक्टियंस रहता तो π/2 होगा, यानी कि 90 डिग्री। अगर खाली रेजिस्टेंस रहेगा तो 0 डिग्री। कंडक्टियंस एंड इंडक्टियंस की तुलना में 90 डिग्री और रेजिस्टेंस लेते 0 डिग्री, याद रख रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, तो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ध्यान रखिए किसी के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है वो किसी के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं होता है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, ना ही मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये तो ओसिलेट ही करता है इन्हीं दोनों से कंपोज होकर, क्योंकि बना ही खुद इन दोनों से ही है। तो इसी से थोड़ा, जिस चीज़ से बना है उसी चीज़ से डिफ्लेक्ट थोड़ा ना होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका नॉन ऑफ दीज ऑप्शन जाएगा, नॉन ऑफ दीज, समझ में आया ना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खुद बना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और इससे ऑसिलेट करता है, इसलिए नहीं, जिससे कंपोज है उससे ही डिफ्लेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ ग्लास वाटर,
द रिफ्रैक्टिव ग्लास मतलब पूछा है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की तुलना में क्या होगा, यानी कि म्यू जी अपॉन म्यू यानी म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का कितना दिया हुआ है, ग्लास का दिया है 4/3, वाटर का कितना दिया हुआ है 3/2, 3/2 गुना कर दीजिए 4/3 इंटू 2/3 कितना जाएगा, ये 3 है तो 4 दुनिया 8 और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 तो 8/9 आ जाएगा। 8/9 किस में है, तो 8/9 जिसमें होगा वही होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द फोकल लेंथ if the focal length of objective lens in astronomical telescope is 20 centimeter and the length is 25 centimeter then the magnification of the telescope for कहा जाएगा। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है एफओ आपको दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है लेंथ जो टेलीस्कोप का लेंथ होता है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर तब नॉर्मल एडजस्ट में तब पूछ रहा है कि मैग्नीफिकेशन का होगा। तो हम जानते हैं कि लेंथ बराबर थी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है क्या चाहिए एफओ अपॉन एफ ही, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ तो दिया है लेकिन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस नहीं दिया था, कैसे निकालेंगे, तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि लेंथ का फार्मूला क्या होता है, जो पूरा उसका लेंथ टेलीस्कोप का पूरा लेंथ जो दोनों को जोड़ देते हैं एफ ओ प्लस एफ ओ का वैल्यू पाता है, इसका भी वैल्यू पाता है। इसका कितना है 25 है 20 है तो इधर आएगा तो घटेगा 25 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 5। ये कहीं ना कहीं एफ ही का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, 5 आएगा। इसमें एफ ओ अपन एफ पुट कर दीजिए। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस कितना था 20 था, आईपीस लेंस अभी कितना निकाले 5 निकाले तो 5 से 20 के बार में 4 बार में, तो 4 ऑप्शन किस में है, 4 ऑप्शन देखिए किस में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 4। समझ में आया। तो सबसे पहले वो मैग्नीफिकेशन पूछा था, तो टेलीस्कोप में मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, इसी पर वैल्यू पुट कर दिए, आईपीस लेंस निकाल लिए लेंथ से, क्योंकि लेंथ से फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस होता है, दोनों को जोड़ दिए। लेंथ का हमको दिया हुआ था और ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ था, आईपीस लेंस निकाल लिए वहाँ से, फिर मैग्नीफिकेशन में वैल्यू उसका पुट कर दिए, आंसर आ गया 4। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाइजन वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन। हाइजन क्या इफेक्ट नहीं करता, हाइजन वेव थ्योरी लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन। रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हाइजन प्रिंसिपल नहीं करता है, क्योंकि ये तो पार्टिकल नेचर ऑफ नेचर उसको एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी के टर्म। देखिए हम बोले थे ना कि क्वेश्चन रिपीट हर बार किया है, इसका ऑप्शन डी होगा एच पी अपॉन सी। आपको फ्रीक्वेंसी दे देगा करके भी और मोमेंटम पूछेगा तो एम टी एच भी अपॉन सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है 2-3 साल, याद रख रहिएगा एच बी अपॉन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इफ द रेडियस फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज आर द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि बोर रेडियस का जो फार्मूला क्या होता है 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर जे अपॉन जेड, यानी कि एन स्क्वायर जो मतलब जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट दिया होता है उसका स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए बोल रहा था 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4R किस में है, ऑप्शन बी में हो जाएगा, क्योंकि पहला के R है और दूसरा के निकालने के लिए क्या करेंगे, तो दूसरा के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो दूसरा के निकालने के लिए एन के जगह 2 पुट करेंगे और एन स्क्वायर है तो एन का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4R ऑप्शन भी। यहाँ से फार्मूला आप याद रखे रहिएगा केवल
कि जो बोर रेडियस होता है 0.53 इंटू n² होता है, और केवल 0.53 इस सब के टर्म में आपसे नहीं पूछा था, वो सब टर्म कांस्टेंट था यहाँ। तो आप जितना भी नंबर ऑफ ऑर्बिट दिया उसको स्क्वायर कर दीजिए तो 4r। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, ऑप्शन बी होगा, याद रख रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ द ऑर्डर। मतलब सीधी से बात पूछा है इसमें कि कोई भी एटम होता है उसका न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। ऑप्शन सी। अगर न्यूक्लियस के पूछता है तो 10⁻⁻10। अरे अगर एटम के पूछता है, एटम के पूछता है तो 10⁻⁻10, और न्यूक्लियस के पूछता है तो वो तो पूछबे किया है 10। न्यूक्लियस के पूछता है तो 10⁻⁻15। तो इसमें क्या पूछा है, न्यूक्लियस के तो 10⁻⁻15 ऑप्शन राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेन नाइट्रोजन का कोई न्यूक्लियाई है, उस पर न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट किया जाता है तो कार्बन परमाणु बनता है, तो क्या एमिट हुआ। तो यहाँ देखिएगा कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 था, और यहाँ होके कार्बन जब नाइट्रोजन से कार्बन में आया, जब न्यूट्रॉन के द्वारा प्रहार हुआ तो एक एटॉमिक नंबर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। कहीं ना कहीं प्रोटॉन के नंबर में डिफिशियंटी हुई है, तो कहाँ निकला होगा, प्रोटॉन बाहर निकला होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द 4 वाइडन एनर्जी गैप इन सब्सटेंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है, तो सेमीकंडक्टर का होता है। जो सबसे ज़्यादा जो गैप होता है ग्राफ में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो किसका होता है, सेमीकंडक्टर का होता है। याद रखे रहिएगा कि 4 वाइडन गैप इन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस सब्सटेंस का होता है, तो सेमीकंडक्टर का होता है। अब 2020 के बाद देखिए 2022 डायरेक्ट है, क्योंकि 2021 में कोरोना ही पेंडेमिक था, जानबे करते हैं कोरोना महामारी था, जिसके चलते एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। 2022 के डायरेक्ट क्वेश्चन, और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से 35 मिलेंगे, उधर तो 15-15 20-20 था, यहाँ 35-35 मिलेंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं। आप टू चार्ज स्पेयर विच आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस डी एक्स्ट्रा फोर्स एफ इज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल देन द फोर्स इज। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो फोर्स है, फोर्स बराबर क्या होता है, के इंटू के Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है। बोल रहा है कि चार्ज को डबल किया जाता है, चार्ज को डबल किया तो डिस्टेंस को भी डबल कर दिया। चार्ज को डबल किया तो क्या बोल रहा है, इफ द चार्ज डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, चार्ज को भी डबल किया, इसको भी डबल किया, तो 2 से 2 दोनों कट जाएगा, यानी कि एफ के एफ ही रह जाएगा। फोर्सवा कहाँ बढ़ेगा, पूरा नीचे तो दोनों तो कट ही जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, फोर्स के फोर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द चार्ज ऑफ बॉडी इज 100 NC देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। तो क्यू बराबर एन ई पर आप बिठा दीजिए। कूलाम कितना चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज दिया 100 नैनो कूलाम, था 100 इंटू 10⁻⁻9 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। ऑप्शन आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻11 आ जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ, किसका ऐसा यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। ऑप्शन 4 भी होगा, ऑप्शन 3 भी होगा, वोल्ट पर मीटर भी होगा। क्या है कि पीछे हम कई बार सोल्यूशन कर सके हैं, देखे होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सपीरियंस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ जब रखा जाता है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस में रखा जाता है। तो मतलब क्या उस पर इफेक्ट होता है, टॉर्क जनरेट होता है। हम जानते करते हैं कि कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब लाइन होता है, उसमें जब इलेक्ट्रिक डाइपोल का रखा जाता है तो एक फोर्स इधर लगता है, एक फोर्स इधर लगता है, क्यू ई साइन थीटा प्लस में, क्यू ई साइन थीटा माइनस में, जिसके कारण क्या होता है, टॉर्क जनरेट होता है, घूमने लगता है, डाइपोल रोटेट करने लगता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी टॉर्क।
याद रखे रहिएगा, जब कोई भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रखा जाता है तो क्या उस पर दो फोर्स एक्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण टॉर्क जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज क्यू इज इनक्लोज बाय अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल। तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई रिमेन अनचेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ है, गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो आपका क्या बोल रहा है कि सरफेस रेडियस, इफ द रेडियस इज डबल, जब रेडियस को आप बढ़ा रहे हैं, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि रेडियस तो बढ़ रहा है, ठीक है। कि फाइव बराबर क्या होता है, ई ए कोस थीटा फार्मूला होता है। फाइव बराबर क्या होता है, बी ए को का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, तो फाई ई ना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो क्या हो जाएगा, फाई ई। फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए कोस थीटा, ये कोस थीटा। मान लीजिए कि एरिया को आप बढ़ा रहे हैं, एरिया को बढ़ा रहे थे, फाई को बढ़ना चाहिए, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तबे फाई का मान बढ़ेगा, वरना दोनों में से किसी एक को बढ़ा तो फाई का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन रिलेटेड है। और कैसे रिलेटेड है, तो आप ऐसे ही सोचिए ना, कि मान लीजिए कि कोई भी नंबर ऑफ, मान लीजिए दो ठो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और एरिया इतना बड़ा है, फिर एरिया हम इतना बड़ा कर दिए, तो एरिया बड़ा करने से हमको क्या फ़ायदा हुआ, अभी दुइयों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और एरिया बढ़ाइए दिए तब वो अभी दुइयों को पास हो रहा है इतना एरिया से, तब वो मैग्नेटिक फ्लक्स तो उतने होगा, ओकरा पर कोई प्रभाव नहीं है। अगर एरिया बढ़ाए थे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बढ़ाते, तब क्या होता, वो बढ़ जाता, ठीक। तो इसमें रिमेन अनचेंज होगा, क्योंकि एक को बढ़ाने से कोई नहीं होगा, दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। और गॉसियन स्फीयर इनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ इन इट, कोई गॉसियन स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया, तो टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर कितना होगा, तो जीरो होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द पोटेंशियल इज, ये तो जानते करते हैं इनमें क्या रिलेशन है, तो माइनस डी वी बाई डी एक्स का रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर, इफ ई नोट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ शॉर्ट डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन एंड ई नोट दैट ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट सेम डिस्टेंस, देन तो हम जानते हैं कि जो एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है एक्सियल पर, वो इक्वेटोरियल का क्या होता है, दोगुना होता है। एक्सियल पर क्या होता है, दोगुना होता है, याद रख रहिएगा ये। एक्सियल पर कितना होता है, तो 2kp/x³ होता है, वहीं इक्वेटोरियल पर कितना होता है, तो kp/x³ होता है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, दोगुना हुआ। एक्सियल वाला क्या होता है, एक्सियल वाला इक्वेटोरियल का दोगुना होता है, याद रहिएगा। ऐसे भी आप सोचिए ना जी, अगर आप किसी को केहूनी से मारते हैं तो तब ज़्यादा चोट लगता है, कि जब किसी को आप सीधा ऐसे ही मुक्का से मारते तब, तो जब केहूनी से मारिएगा तो ज़्यादा चोट लगेगा, काहे कि एक्सियल पर है। एक्सियल पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहता है, और इक्वेटोरियल पर क्या होता है, उसका आधा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ई एक्सियल इज इक्वल टू इक्वेटोरियल, ठीक। ध्यान रहिएगा। आपको तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। आप सुन लीजिए, एक्सियल पर इक्वेटोरियल का दोगुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करता है, मीडियम बिटवीन द प्लेट, मीडियम पर तो डिपेंड करवे करता है। इसमें सब सही, चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं 10 नंबर, if trick we introduce between the plate of a parallel plate capacitor then the value of a capacitance, कोई डायलेक्ट, तो सी बराबर, मतलब इसमें बोल रहा है कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसका कैपेसिटेंस पे वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इंट्रोड्यूस किया जाता है, मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक के है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन
डी फार्मूला होता है। तो के के मान पर तो कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर के का मान बढ़ रहा होगा तो ये भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, इसमें ऑप्शन बी होगा। कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन टू प्लेट, तो क्या हो जाएगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू एनर्जी का स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या फार्मूला होता है, V बराबर W/Q होता है। W क्या है, W कहीं ना कहीं एनर्जी है, वर्क डन, तो वो एनर्जी को होता है mL2 × T-2 और नीचे क्या है, चार्ज है 80 तो इसका क्या है, mL2T-2, T ऊपर जाएगा तो माइनस से M-3 हो जाएगा और ए ऊपर जाएगा, तो mL2T-3 किस में है, mL2T-3 ऑप्शन बी में देखिए, mL2T-3 और ए भी ऊपर जाएगा तो -1, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर कंडक्टिविटी, ओम्स लॉ हम जानते हैं कब वैलिड होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ मोर एक्यूरेट देन, व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि ये एक नल में इट इज ए नल मेथड है, मैथमेटिकली इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि जब आपको दो रेजिस्टेंस सेम रहता है, एक रेजिस्टेंस वेरिएबल रहता है और एक रेजिस्टेंस आपको पता नहीं होता है, तो आप उसमें A/B अपॉन C/D, जब कब जो A=B है, C वेरिएबल है और D का वैल्यू आपको पता हो, तो जो वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, A/B = C/D, तो यहीं से व्हीटस्टोन की ब्रिज के जरिए आसानी से निकल जाता है, आसानी से, क्योंकि A/B बराबर C/D कर देते हैं इक्वेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD वेरी विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हम जानते हैं स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन टाइम इंटरवल अपॉन मास, यही ना होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 देखिए, ऑप्शन 4 में डायरेक्ट है कैपिटल ई, क्योंकि यहाँ स्मॉल ई कैपिटल ई और टाइम इंटरवल आ रहा था, तब नीचे मास आ रहा था, तो कैपिटल ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है VD। कैपिटल ई यहाँ का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या था, चार्ज था। 15 का ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर किर्चॉफ लूप इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, किर्चॉफ लूप रूल किस पर बेस है, तो बेस ऑफ एनर्जी पर, और किर्चॉफ पॉइंट, अगर किर्चॉफ लूप रूल की जगह किर्चॉफ पॉइंट रूल रहता तो चार्ज पर बेस रहता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन रेजिस्टेंस कोई सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें 2 या मोर रेजिस्टेंस है, तो द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, द सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन जब रेजिस्टेंस का होता है, उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, तो ऐसा देख लीजिए कि इसमें है, ऑप्शन में है करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, यस, तो करंट सेम होगा लेकिन वोल्टेज क्या होगा, अरे उल्टा बोल दिए भाई, वो उल्टा बोल दिए। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो करंट होता है, करंट वेरिएबल होता है, और नहीं करंट